हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम आइडिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बिजनेस रिस्क। तो ये हमारी क्लास थर्ड है, ठीक है। तो इस चैप्टर में नेचर एंड स्कोप ऑफ द बिजनेस में ये हमारी थर्ड क्लास है। और अगर आपको पहले वाली क्लास देखनी है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, इसका पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 है। ये हमारी क्लास 3 इसलिए पार्ट 3 है। तो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ बिजनेस रिस्क क्या होता है। बेसिकली जब बिजनेस करते हो तो उसके साथ रिस्क फ्री आता है। मतलब आपको पता ही है ना कि जो बिजनेस जो होता है इट इज़ वेरी अनसर्टेन। मतलब इसमें आपको पता नहीं है कि आप किस तरीके से आप बिजनेस करोगे, या फिर आपको पता नहीं आपको प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, या फिर आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो लोगों को पसंद आएगा भी नहीं आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट रिस्की थिंग कि आपको पता है कि ये रिस्क की चीज़ है। तो आप क्या करोगे, पहली बात तो बिजनेस रिस्क क्या होता है ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि व्हाट इज बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। अनसर्टेन भी क्यों है बिजनेस अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपको लॉस हो गया। देयर आर सो मेनी रीजन। आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। आपको लॉस हो गया कभी, क्या हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है या फिर उसको लोगों को पसंद नहीं आया, वो ठीक है, आपको लोगों को पसंद नहीं आया, लोग उसको मतलब फैशन चेंज हो गया, चेंज इन फैशन चेंज हो गया, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आ रहा। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस इज रिस्की ड्यू टू अनसर्टेनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ, ऐसा आप लिखोगे, मैं आपको बता रही हूँ डेफिनेशन क्योंकि हर चीज में इसमें नहीं लिख सकती, इसलिए ये बिजनेस इज रिस्की ड्यू टू सो मेनी रीजंस लाइक लॉस इन योर बिजनेस, चेंज इन फैशन एंड दैट नेचुरल कैलेमिटीज, फ्लड आ गई, कुछ हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। इस तरीके की अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए बिजनेस करना जो होता है वो रिस्की होता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको आगे समझ में रिस्की होता है। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। क्या नेचर है बिजनेस रिस्क का? पहली बात तो मैं आपको पहले ही बता दें कि अनसर्टेनिटी है। आपको नहीं पता कि आपको प्रॉफिट होगा और नहीं होगा, आपको नहीं पता कि जो आप गुड्स लॉन्च कर रहे हो या कोई आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ एवरीथिंग कि लोग को जो आप जिस तरीके से आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से आप मुझे लोगे, किस तरीके से आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा या नहीं आएगा। तो इट इज़ वेरी अनसर्टेन। तो ये क्या है, बहुत अनसर्टेन है। दूसरी चीज होती है कि प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स बनाया, फिर कोई एक चीज़ लॉन्च करी, ठीक है, लॉन्च करी, आपको नहीं पता कि वो चलेगी नहीं चलेगी, आपने फिर भी लॉन्च करी, आपने उसमें वर्क हार्ड किया, आपने उसको एडवर्टीजमेंट में आपने उसके क्या लगा दिए, पैसे लगाए, आपने अपने एडवर्टीजमेंट किया, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मतलब बहुत ज़्यादा आपने उसमें खून पसीना एक करके उसमें मेहनत करी। उसके बाद आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट आपका रिवॉर्ड होगा। रिवॉर्ड क्यों होगा? बिकॉज आपने रिस्क लिया, आपने चांस लिया, आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें इनोवेशन करी, उसमें जितनी चीज़ें होनी चाहिए थी आपने करी। तो प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। आपने रिस्क लिया तभी तो बिजनेस आगे बढ़ता, तभी तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट इज अ ओल्ड सेइंग है ना कि प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो प्रॉफिट आप भूल जाओ फिर, ठीक है। अब तो दूसरी चीज़ है कि डिफिकल्ट टू मेजर। अब बिजनेस रिस्क कितना होगा, कैसे होगा, नोबडी विल इमेजिन। ऑब्वियसली कोई मेजर कर ही नहीं सकता ना ये चीज़। जैसे कभी अर्थक्वेक आ गया, आपकी दुकान टूट गई, तो आप क्या इमेजिन कर रहे थे वो कि मेरी दुकान टूट जाएगी कभी, क्या मेरा अर्थक्वेक आएगा तो इतना ज़्यादा लॉस होगा? नहीं कर रहे थे ना। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि फैशन में चेंज हो गया, जैसे आपने 100 पीसेस मंगा लिए थे किसी भी चीज़ के, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गया, लड़कियां या फिर लड़के ले ही नहीं रहे उसको, उनको लग रहा है कि चलो ये आउट ऑफ फैशन हो गया, तो आपकी सारी चीज़ें ये 100 तो हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल अभी तो सिर्फ 100 हो गई हैं, आपने लेट से 1000 मंगा लिया, 1000 भी का ऐसा भी हो गया। तो ज़रूरी नहीं है हम उसको हम बिजनेस रिस्क को मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस तरीके से चीज़ें आगे हो जाएंगी, फ्यूचरिस्टिक सोच। हम सिर्फ उसको एज्यूम कर सकते हैं, विच इज़ प्रेडिक्टेड। हम उसको ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा। तो इसलिए क्या है, बिजनेस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, यानी बिजनेस रिस्क इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। दूसरी चीज़ है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है कि अब बिजनेस में जो होता है अपना, अब बिजनेस की एक्टिविटीज आप बिना रिस्क के नहीं कर सकते। वही मैंने आपको बोला कि रिस्क बेयरिंग इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस क्या है? रिस्क। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस है हमारा रिस्क। कि अगर आप रिस्क ही नहीं लोगे तो फिर बिजनेस कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे उसको आप चेंज करोगे, कैसे आप फीडबैक लोगोगे कि चलो ठीक है हमें ये पसंद नहीं आ रहा, आप थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, ठीक है। तो देयर इज़ अ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है
कि जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना रिस्क ज़्यादा है। लेट्स से एक पान वाले की दुकान है और एक शोरूम है। एक पान वाले की दुकान है, एक शोरूम है। अर्थक्वेक आके इसकी दुकान वो जाती है, ढह जाती है, ठीक है, और अर्थक्वेक आया और ये शोरूम पूरा तबाह हो गया। तो आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा लॉस होगा? लॉस अपने हिसाब से तो उसको अपना लॉस उसको ज़्यादा लगेगा कि भाई इतना मेरे पूरी दुकान टूट गई, तो मेरा सब कुछ था। और एक शोरूम वाले को भी लगा कि ये तो बिल्कुल मतलब मेरे इतना बड़ा, मैंने इतना ज़्यादा पैसे लगाए, इतने ज़्यादा वो सब चीज़ें करी, तो फिर भी ये टूट गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपने, जैसे फ्लैट से इसने लगाए थे सिर्फ 50,000 रुपये अपनी इस दुकान में, इसने लगाए थे अपने, लेट से इसने लगाए थे अपने कुछ 50 लाख रुपए। तो आपको क्या पता है, आपको क्या लगता है कि किसको ज़्यादा लॉस होगा? ऑब्वियसली इसको होगा ना ज़्यादा लॉस, 50 लाख रुपए लगाए उसने। तो वेरिएबिलिटी का मतलब है जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा लॉस होगा, उतना ज़्यादा वो रिस्की है, बस। तो हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ रिस्क। मैं आपको बताया था बिजनेस रिस्क क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉजेज ऑफ रिस्क क्या होते हैं। तो पहला अगर मैं कॉज की अगर बात करूँ तो वो है नेचुरल कॉज। तो नेचुरल कॉज का मतलब कि आपको बिजनेस में रिस्क क्यों होता है। नेचुरल कॉज का मतलब होता है, देखो फॉर एग्जांपल पहली बात तो अगर आपने कोई नई फर्म खोली या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या फिर फ्लड हो गई, या फिर सूखा पड़ गया, या ऐसे भी कुछ भी चीज़ है जो नेचुरली हो रही है, आपका उसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके नेचुरल कॉज होते हैं। जैसे स्नोफॉल हो गई, बाढ़ आ गई, टाइड्स रिजल्ट इन, अब इससे क्या हुआ कि आपका बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल कॉज, ठीक है, इसको नेचुरल कॉज बोला जाता है। देखिए पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि नेचुरल कॉज क्या क्या होता है, नेचुरल कॉज कुड बी एनीथिंग, लाइक जैसे टाइड्स हो गई, यानी अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, और तुम्हारा जितना भी भूकंप और बाढ़, ये सब चीज़ जो भी नेचुरली हो रही हैं चीज़ें, जो आप आपका मतलब जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, तो वो क्या होता है, नेचुरल कॉज होते हैं। दूसरी चीज़ है, इसलिए बिजनेस रिस्की है, दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिक कॉज, दूसरा इकोनॉमिक कॉज होता है। अब इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, इकोनॉमिक कॉज मतलब मार्केट की कंडीशन। आपको पता है मार्केट बहुत अनसर्टेन है, मार्केट में कभी भी कोई चीज़ चल रही है, कभी भी कोई चीज़ नहीं चल रही है, कभी भी कोई नया फैशन आ गया, या कभी भी कुछ रेगुलेशन चेंज हो गए, ठीक है। तो अब मार्केट में कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, या फिर कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रहा है कोई मार्केट कंडीशन में, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी, जैसे चेंज इन प्राइस, या किसी भी चीज़ का प्राइस में चेंज हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड घट गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड घट गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक कॉज ये जो है हमें एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या होता है, अब देखो पॉलिटिकल कॉज में क्या होता है कि अगर फॉल ऑफ गवर्नमेंट में चेंज लाइसेंस पॉलिसी एंड टैक्स पॉलिसी। अब नई गवर्नमेंट आई, उसने क्या करा, टैक्स पॉलिसीज चेंज कर दी। पहले जहां आप टैक्स कम दे रहे थे उसने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो पॉलिटी एंड टैक्स, अब जो उसका टैक्स होता है, टैक्स ऊपर नीचे कर दिया उसने, टैक्स चेंज कर दिया। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि एक टैक्स में चेंज कर दिया लाइसेंसिंग पॉलिसी की। पहले आपको लाइसेंसिंग जल्दी हो जाती थी, अब जल्दी नहीं होती, अब उसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल कॉज, क्योंकि ये रिस्क है ना ये तो। अब ह्यूमन कॉज क्या होता है, देखो ह्यूमन कॉज क्या होता है कि इनसफिशिएंट मैनेजमेंट एंड केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय में रिजल्ट इन लॉस। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं लॉस ह्यूमन के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज मतलब किसी एक आदमी ने केयरलेसनेस दिखाकर उसने क्या करा, किसी भी चीज़ में मतलब उसकी वजह से कोई लॉस हो गया ड्यू टू ह्यूमन रीजन, कि किसी ने कुछ चीज़ खराब कर दिया, गिरा दी, वो टूट गई या तोड़ दी, या जो भी चीज़ है जिसका कारण कौन होते हैं, ह्यूमन। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का बिजनेस है, या उसने क्या करा, उसने मशीनरी सही से काम नहीं की, उसने खुली छोड़ दी, तो वो उसका क्या जनरेटर फूक गया, या फिर उसका जो मतलब नट बोल्ट जो होते हैं वो कुछ खराब हो गया, मतलब मशीनरी खराब हो गई चलाने के चक्कर में, तो वो किसका कॉज है, वो ऑब्वियसली ह्यूमन कॉज होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन करता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कॉज। उस ये ह्यूमन से होने वाले लॉसेस ह्यूमन कॉज कहलाते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो भी रिस्क, जो भी चीज़ें हो रही है ह्यूमन की वजह से हो रही है, तो उसको ह्यूमन कॉज बोलोगे। दूसरी चीज़ है फिजिकल एंड टेक्निकल कॉज। फिजिकल एंड टेक्निकल कॉज कौन कौन से होते हैं,
देखो ऐसा हुआ कि कभी टेक्नोलॉजिकली चेंज हो गया, मतलब जैसे आप एक मशीन यूज करते हो, आप एक मशीन यूज करते हो, ए मशीन यूज करते हो, अब आप इससे अपने कपड़े बना रहे हो या इससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग, अब ऐसा हुआ कि पी मशीन आ गई जो इससे बहुत अच्छी है, और ये मतलब जो है ये बहुत धीरे काम करती है, ये 5 अगर पीस बना रही है तो उसी टाइम में 10 पीस बना रही है। तो अब आपको लग रहा है कि भाई अब तो ये चेंज हो गया, अब तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अभी 1 साल पहले ली है मशीन, 1 साल पहले नई मशीन है, उसके बाद वो नई मशीन आ गई, तो ज़रूरी नहीं आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका अगर जो भी मार्केट है वो डिमांड अगर कर रहा है कि आप ये वाली मशीन यूज़ करके चीज़ें बनाओ, तो आप क्यों नहीं बनाओगे, आपको लेना पड़ेगा ना। फिर ये वेस्ट हो गई, फिर तो इसका कोई वही नहीं, ऑब्सोल्यूट हो गई ना, ये तो ऑब्सोल्यूट हो गई ये मशीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आजकल जैसे लोग वुलन के कपड़े या फिर उस तरीके से, मतलब ऐसे मशीन थी जो वुलन के कपड़े बनाती थी, अब वुलन का फैशन चला गया, उन पहनने नहीं लोगों को, तो आप क्यों बना के बेचोगे जब आपको पता है वो बिकेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जब फिजिकल और टेक्निकल चीज़ों में चेंज होता है तो उसका भी रिस्क होता है हमारे पास, कि इसकी वजह से जो है फिजिकल और टेक्निकल रीजन की वजह से भी काफ़ी चेंज आता है बिजनेस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चंस मैं बाद में डिस्कस करूंगी आपसे, क्वेश्चंस अलग से डिस्कस करने के लिए, मतलब जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब चैप्टर हो जाएगा तो क्वेश्चन अलग से डिस्कस करने के लिए नई वीडियो बनाऊंगी मैं। पहले मैं बात करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अब मैं बात करूंगी बिजनेस एक्टिविटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बहुत बार हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनरल्स, तो अब और कौन कौन से किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। पहली बात तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, जमीन से ऑयल निकालने को ऑयल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। हम जमीन से ऑयल निकालते हैं, नेचुरल गैसेस निकालते हैं। नेचुरल गैसेस कैसे निकलती है, पेट्रोलियम से निकलती है, उसको एक प्रोसेस होता है उनका, ठीक है, इसलिए नेचुरल गैसेस और मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो ये काम होता है बिजनेस एक्टिविटीज का, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। दूसरी चीज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज का मतलब होता है बहुत सारी हम चीजें बनाते हैं ना, तो कुछ भी हो सकती है कमोडिटीज में, कुछ भी हो सकती है, आपका कपड़े हो गए, आपका सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कमोडिटी में सब कुछ आ जाता है। दूसरी चीज है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस और कंट्री एंड सेलिंग इट डिफरेंट प्लेस और कंट्री। अब आपने एक गुड कहीं से खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से दिल्ली से आप सामान ले जाते हो, दिल्ली से सामान ले जाने के बाद आप जाकर आप किसी अपने एरिया में जहाँ पर रहते हो वहाँ जाके आप सामान बेच रहे हो, तो ये भी तो बिजनेस ही है ना। लोग करते तो हैं ऐसा कि यहाँ से सामान ले जाते हैं, वहाँ जाके दूसरी जगहों पे थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो ये एक बिजनेस इस तरीके से भी किया जा सकता है, करते हैं लोग, ऐसे ही किया जाता है बिजनेस। दूसरी चीज़ है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस। यही तो होता है ना काम की, अब जैसे इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, आर्किटेक्चर जो होंगे इसका एक वो बनाते हैं, एक रफ फिगर बनाते हैं कि इस तरीके से ये बननी चाहिए बिल्डिंग। उसके बाद रोड्स एंड ब्रिजेस बनाते हैं, जो लोग होते हैं इनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिजेस, ये भी क्या है अपनी एक बिजनेस एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। दूसरी चीज़ है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब जो लोग सर्विस दे रहे हैं आपको, सर्विस देने का मतलब होता है जैसे वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारा सामान है, उसको रखने के लिए गोदाम चाहिए, तो वेयर हाउस गोदाम होता है, गोदाम चाहिए आपको। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि मतलब आपको यहाँ से वहाँ तक आपको बहुत सारा माल ले जाना, तो ट्रक अलॉट करना, वो सब चीज़ें करना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। वो जो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं उनने बिजनेस खोल रखा होता है जो आपको वेयर हाउसिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का आपकी सर्विस देते हैं। दूसरी बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स पे तो सर्विस देते हैं ना, कुछ बैंक्स क्या होता है प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कुछ बैंक जो होते हैं गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। और दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सब कुछ कंपनीज जो होती है, आपको LIC हो गई, वो सब चीज़ LIC, ये सब चीज़ें, तो ये आपको क्या करती है, इंश्योरेंस देती है, आपको सर्विस दे रही है, ये भी तो एक तरीके का बिजनेस ही है ना, ठीक है। तो बिजनेस जो एक्ट्स क्लासिफिकेशन हम बोलेंगे ये बिजनेस एक्टिविटी इस इतने तरीके की होती हैं, और भी होती हैं बट मेन तो यही है जो हमें हमारे GDP को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ रिस्क। मैं आपको बताया था बिजनेस रिस्क क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉजेज ऑफ रिस्क क्या होते हैं। तो पहला अगर मैं कॉज की अगर बात करूँ तो वो है नेचुरल कॉज। तो नेचुरल कॉज का मतलब कि आपको बिजनेस में रिस्क क्यों होता है। नेचुरल कॉज का मतलब होता है, देखो फॉर एग्जांपल पहली बात तो अगर आपने कोई नई फर्म खोली या कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई।
बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या फिर फ्लड हो गई, या फिर सूखा पड़ गया, या ऐसा भी कुछ भी चीज़ है जो नेचुरली हो रही है, आपका उसमें कोई भी हाथ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आपके नेचुरल कॉज होते हैं। जैसे स्नोफॉल हो गई, बाढ़ आ गई, टाइड्स रिजल्ट इन, अब इससे क्या हुआ कि आपका बिजनेस में कुछ लॉस हो गया, आपका कुछ लॉस हो गया, प्रॉपर्टी में कुछ लॉस हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल कॉज, ठीक है, इसको नेचुरल कॉज बोला जाता है। देखिए पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि नेचुरल कॉज क्या क्या होता है, नेचुरल कॉज कुड बी एनीथिंग, लाइक जैसे टाइड्स हो गई, यानी अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, और तुम्हारा जितना भी भूकंप और बाढ़, ये सब चीज़ जो भी नेचुरली हो रही हैं चीज़ें, जो आप आपका मतलब जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, तो वो क्या होता है, नेचुरल कॉज होते हैं। दूसरी चीज़ है, इसलिए बिजनेस रिस्की है। दूसरी चीज़ है कि इकोनॉमिक कॉज, दूसरा इकोनॉमिक कॉज होता है। अब इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, इकोनॉमिक कॉज मतलब मार्केट की कंडीशन। आपको पता है मार्केट बहुत अनसर्टेन है, मार्केट में कभी भी कोई चीज़ चल रही है, कभी भी कोई चीज़ नहीं चल रही है, कभी भी कोई नया फैशन आ गया, या कभी भी कुछ रेगुलेशन चेंज हो गए, ठीक है। तो अब मार्केट में कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, या फिर कोई भी चीज़ अगर चेंज हो रहा है कोई मार्केट कंडीशन में, तो उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी, जैसे चेंज इन प्राइस, या किसी भी चीज़ का प्राइस में चेंज हो गया, उसकी डिमांड बढ़ गई, उसकी डिमांड घट गई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड घट गई, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक कॉज ये जो है हमें एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या होता है, अब देखो पॉलिटिकल कॉज में क्या होता है कि अगर फॉल ऑफ गवर्नमेंट में चेंज लाइसेंस पॉलिसी एंड टैक्स पॉलिसी। अब नई गवर्नमेंट आई, उसने क्या करा, टैक्स पॉलिसीज चेंज कर दी। पहले जहां आप टैक्स कम दे रहे थे, उसने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। तो पॉलिटी एंड टैक्स, अब जो उसका टैक्स होता है, टैक्स ऊपर नीचे कर दिया उसने, टैक्स चेंज कर दिया। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि एक टैक्स में चेंज कर दिया लाइसेंसिंग पॉलिसी की। पहले आपको लाइसेंसिंग जल्दी हो जाती थी, अब जल्दी नहीं होती, अब उसको बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल कॉज, क्योंकि ये रिस्क है ना ये तो। अब ह्यूमन कॉज क्या होता है, देखो ह्यूमन कॉज क्या होता है कि इनसफिशिएंट मैनेजमेंट एंड केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉय में रिजल्ट इन लॉस। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं लॉस ह्यूमन के कारण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज मतलब किसी एक आदमी ने केयरलेसनेस दिखाकर उसने क्या करा, किसी भी चीज़ में मतलब उसकी वजह से कोई लॉस हो गया ड्यू टू ह्यूमन रीजन, कि किसी ने कुछ चीज़ खराब कर दिया, गिरा दी, वो टूट गई या तोड़ दी, या जो भी चीज़ है जिसका कारण कौन होते हैं, ह्यूमन। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी का बिजनेस है, या उसने क्या करा, उसने मशीनरी सही से काम नहीं की, उसने खुली छोड़ दी, तो वो उसका क्या जनरेटर फूक गया, या फिर उसका जो मतलब नट बोल्ट जो होता है वो कुछ खराब हो गया, मतलब मशीनरी खराब हो गई चलाने के चक्कर में, तो वो किसका कॉज है, वो ऑब्वियसली ह्यूमन कॉज होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो ह्यूमन करता है दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कॉज। उस ये ह्यूमन से होने वाले लॉसेस ह्यूमन कॉज कहलाते हैं, ठीक है। बिजनेस में जो भी रिस्क, जो भी चीज़ें हो रही है ह्यूमन की वजह से हो रही है, तो उसको ह्यूमन कॉज बोलोगे। दूसरी चीज़ है फिजिकल एंड टेक्निकल कॉज। फिजिकल एंड टेक्निकल कॉज कौन कौन से होते हैं, अब देखो ऐसा हुआ कि कभी टेक्नोलॉजिकली चेंज हो गया, मतलब जैसे आप एक मशीन यूज करते हो, आप एक मशीन यूज करते हो, ए मशीन यूज करते हो, अब आप इससे अपने कपड़े बना रहे हो, या इससे जो भी मैन्युफैक्चरिंग रिटेलिंग का काम मतलब जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम, रिटेलिंग का काम कर रहे हो, तो अब ऐसा हुआ कि पी मशीन आ गई जो इससे बहुत अच्छी है, और ये मतलब जो है ये बहुत धीरे काम करती है, ये 5 अगर पीस बना रही है तो उसी टाइम में 10 पीस बना रही है। तो अब आपको लग रहा है कि भाई अब तो ये चेंज हो गया, अब तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अभी 1 साल पहले ली है मशीन, 1 साल पहले नई मशीन है, उसके बाद वो नई मशीन आ गई, तो ज़रूरी नहीं आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका अगर जो भी मार्केट है वो डिमांड अगर कर रहा है कि आप ये वाली मशीन यूज़ करके चीज़ें बनाओ, तो आप क्यों नहीं बनाओगे, आपको लेना पड़ेगा ना। फिर ये वेस्ट हो गई, फिर तो इसका कोई वही नहीं, ऑब्सोल्यूट हो गई ना, ये तो ऑब्सोल्यूट हो गई ये मशीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आजकल जैसे लोग वुलन के कपड़े, या फिर उस तरीके से मतलब ऐसे मशीन थी जो वुलन के कपड़े बनाती थी, अब वुलन का फैशन चला गया, उन पहनने नहीं लोगों को, तो आप क्यों बना के बेचोगे जब आपको पता है वो बिकेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जब फिजिकल और टेक्निकल चीज़ों में चेंज होता है तो उसका भी रिस्क होता है हमारे पास, कि इसकी वजह से जो है फिजिकल और टेक्निकल रीजन की वजह से भी काफ़ी चेंज आता है बिजनेस में, ठीक है। अब हम बात करेंगे
अब ऐसे क्वेश्चंस मैं बाद में डिस्कस करूंगी आपसे, क्वेश्चंस अलग से डिस्कस करने के लिए, मतलब जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे, चैप्टर हो जाएगा तो क्वेश्चन अलग से डिस्कस करने की नई वीडियो बनाऊंगी मैं। पहले मैं बात करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं, हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब मैं बात करूंगी बिजनेस एक्टिविटीज को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बहुत बार हमने बिजनेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस मिनरल्स। तो अब और कौन कौन से किस किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है। पहली बात तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, जमीन से ऑयल निकालने को ऑयल एक्सट्रैक्शन कहते हैं। हम जमीन से ऑयल निकालते हैं, नेचुरल गैसेस निकालते हैं। नेचुरल गैसेस कैसे निकलती है, पेट्रोलियम से निकलती है, उसको एक प्रोसेस होता है उनका। ठीक है, इसलिए हम नेचुरल गैसेस और मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो ये काम होता है बिजनेस एक्टिविटीज का। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स। दूसरी चीज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमोडिटीज का मतलब होता है बहुत सारी हम चीजें बनाते हैं ना, तो कुछ भी हो सकती है कमोडिटीज में, कुछ भी हो सकती है। आपका कपड़े हो गए, आपका सामान हो गया, फर्नीचर हो गया, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कमोडिटी में सब कुछ आ जाता है। दूसरी चीज है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस और कंट्री एंड सेलिंग इट डिफरेंट प्लेस और कंट्री। अब आपने एक गुड कहीं से खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से दिल्ली से आप सामान ले जाते हो, दिल्ली से सामान ले जाने के बाद आप जाकर आप किसी अपने एरिया में जहाँ पर रहते हो वहाँ जाके आप सामान बेच रहे हो, तो ये भी तो बिजनेस ही है ना। लोग करते तो हैं ऐसा कि यहाँ से सामान ले जाते हैं, वहाँ जाके दूसरी जगहों पे थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो ये एक बिजनेस इस तरीके से भी किया जा सकता है, करते हैं लोग, ऐसे ऐसे ही किया जा सकता है बिजनेस। दूसरी चीज है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एंड ब्रिजेस। यही तो होता है ना काम की। अब जैसे इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, आर्किटेक्चर जो होंगे इसका एक वो बनाते हैं, एक रफ फिगर बनाते हैं कि इस तरीके से ये बननी चाहिए बिल्डिंग। उसके बाद रोड्स एंड ब्रिजेस बनाते हैं, जो लोग होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड एंड ब्रिजेस, ये भी क्या है अपनी एक बिजनेस एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। दूसरी चीज है प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब जो लोग सर्विस दे रहे हैं आपको, सर्विस देने का मतलब होता है जैसे वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारा सामान है, उसको रखने के लिए गोदाम चाहिए, तो वेयर हाउस गोदाम होता है, गोदाम चाहिए आपको। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि मतलब आपको यहाँ से वहाँ तक आपको बहुत सारा माल ले जाना, तो ट्रक अलॉट करना, वो सब चीज़ें करना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। वो जो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं उनने बिजनेस खोल रखा होता है जो आपको वेयर हाउसिंग का और ट्रांसपोर्टेशन का आपकी सर्विस देते हैं। दूसरी बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स पे तो सर्विस देते हैं ना। कुछ बैंक्स क्या होता है, प्राइवेट बैंक्स होते हैं, कुछ बैंक जो होते हैं गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं। और दूसरा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सब कुछ कंपनीज जो होती है, आपको LIC हो गई, वो सब चीज़, LIC ये सब चीज़ें, तो ये आपको क्या करती है, इंश्योरेंस देती है, आपको सर्विस दे रही है। ये भी तो एक तरीके का बिजनेस ही है ना। ठीक है, तो बिजनेस जो एक्ट्स क्लासिफिकेशन हम बोलेंगे ये बिजनेस एक्टिविटी इस इतने तरीके की होती हैं, और भी होती हैं, बट मेन तो यही है जो हमें हमारे GDP को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता बिजनेस का। ठीक है, तो हम बात करेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है। देखो, प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बिजनेस। बेसिकली सिर्फ एक ही हमारा जो बिजनेस करने का मोटिव प्रॉफिट ही नहीं होता, हमें और भी सारी चीज़ें करनी होती है, बट टू टेक केयर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो होते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, कंज्यूमर हो गए, गवर्नमेंट, और दूसरी वाली पार्टी जो होती है, वो जितने भी सारे आपके साथ काम कर, अगर आप उनका ख्याल रखोगे तो अल्टीमेटली वो आपका साथ देंगे। और अकेले से बिजनेस नहीं होता, यू नो दैट। ठीक है, अकेले आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए आपको लोगों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या मतलब आप पे क्या है, ये जरूरी नहीं, कंपल्शन नहीं कि वो करना ही है, लेकिन वो करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है। ठीक है, तो आप ये वाला इसमें ज़्यादा कुछ लिखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा तो आप ये लिख सकते हो। ये नोट्स हैं, हैंडमेड, मैंने खुद लिखे हैं नोट्स से। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ बिजनेस बट टू टेक केयर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू, लाइक इन्वेस्टर, एम्प्लॉय, कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज। एंड दूसरी चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ये कॉन्सेप्ट निकला कैसे निकला, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कॉन्सेप्ट जो निकला, उसमें जब लोग क्या कर रहे थे, बीच बीच में अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग। मतलब ब्लैक मार्केटिंग ये होता है कि आपके पास सामान है लेकिन आप सामान नहीं दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है,
जैसे एक ना रूल होता है इकोनॉमिक्स में कि जब आप क्या करते हो, कोई चीज़ नहीं बेच रहे, किसी चीज़ की डिमांड जब कम हो जाती है तो उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं, तो प्राइस बढ़ाने के लिए वो ब्लैक मार्केटिंग करने लग गए और या फिर ओवर प्राइसिंग चार्ज करने लग गए, लोगों से ज़्यादा सामान लेने, जितने का है वो उतने से ज़्यादा सामान लेने लग गए। तो इससे ये कॉन्सेप्ट आया कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको सिर्फ अपने अपने बारे में नहीं सोचना, आपको लोगों के बारे में भी सोचना है, ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है ना, आपको एक ही दिन बिजनेस तो नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी discourage businessmen from adopting unfair means like black hoarding, black marketing and black hoarding। यही हमारा जो है उद्देश्य सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आगे होगा आपको समझ में, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बोलूँगी कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 के। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप करते रहोगे तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको वीडियोस आप देखना, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बिजनेस क्या है, आपको मैंने बता रखा, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था व्हाट इज बिजनेस और उसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से लेके आई हूँ मैं, ठीक है। अब देखो पहली बात वो बोल रहा है कि मतलब ये मेन चीज़ें हैं। उसके बाद तो जो स्टडी जो तुम्हारा केस स्टडी आती है उसके अलग क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, केस स्टडी के क्वेश्चंस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे केस स्टडी के क्वेश्चंस में आपको पता लगाना है कि किस चैप्टर से आया हुआ और किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। फाइन। अब एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव बताइए। अब बिजनेस के आपको पता है सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं होते, मैंने बात कर रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और दूसरी चीज़ है डिस्क्राइब सोशल इकोनॉमिक एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो व्हाट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है आपकी, अभी मैंने आपको बताई थी ये वीडियो से, ये जो हमारा टॉपिक हुआ था उससे पहले आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई थी। दूसरी बात ये कि प्रॉफिट अर्निंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन ये। प्रॉफिट अर्निंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन। अभी पूछे तुमसे कि प्रॉफिट अर्निंग क्या मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस का, लिखोगे नो, प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस बट इट इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मतलब ये मेन ऑब्जेक्टिव तो है लेकिन सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता आपका, ठीक है। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से। और दूसरी चीज़ अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि किस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इन्वायरमेंट को किस तरीके से हार्म नहीं करना चाहिए आपको बिजनेस से, ठीक है। तो आज की मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। और दूसरी चीज़ कि मैंने ड्यूरेशन भी डाल रखी है वीडियोस की, कि आपको जो टॉपिक समझ में आया था, आप पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको, आप उस ड्यूरेशन में जाके उस टॉपिक को समझ सकते हो, ठीक है। और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ओके, थैंक यू।